का हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा प्रौद्योगिकी और शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि हड़प्पाई लोग हथियार बनाने के लिए केवल लोहे का इस्तेमाल करते थे और हड़प्पाई लोग नाव बनाने का कार्य करते थे। और तीसरा है हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक के बारे में जानते थे। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक और दो। सॉरी, इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दो और तीन। दूसरा तीसरा जो है वो सही है। ऐसा इसलिए है कि हड़प्पा संस्कृति जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी और हड़प्पा के लोग पत्थर के औजार और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वह कांसे के निर्माण और उसके प्रयोग से भी परिचित थे। कांसा जो है वो तांबे में टिन मिलाकर बनाया जाता था। क्योंकि दोनों में से कोई भी धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हड़प्पा काल में कांसे के औजार बड़ी मात्रा में नहीं मिलते। हड़प्पाई स्थलों में से जो कांसे के औजार और हथियार मिले हैं उनमें टिन की मात्रा जो थी वो बहुत कम है। फिर भी हड़प्पा वासियों के द्वारा छोड़ी गई कांसे की वस्तुएं जो है पूर्णतया ऐसा नहीं कि बिल्कुल गायब है। इन वस्तुओं से संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज में शिल्पियों में कांस्य जो शिल्पी थे उनकी उस समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था और वह प्रतिमाओं बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा, बर्छा। लेकिन यह सभ्यता लौह युग से बहुत पहले की थी और हड़प्पा सभ्यता में लोहे का संदर्भ और प्रयोग नहीं मिलता है, इसलिए इसका पहला कथन जो है वो गलत है। हड़प्पाई शहरों में अगर अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी प्रचलित थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में मिली है। कताई के लिए तकलियों का निर्माण इस्तेमाल होता था। बुनकर ऊनी और सूती वस्त्र बुनते थे। ईंटों की विशाल इमारतों से पता चलता है कि राजगिरी भी एक महत्वपूर्ण कार्य थी। इससे राजगीरों के वर्ग के अस्तित्व का भी आभास मिलता है। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी कार्य करते थे। मिट्टी की मुहरें बनाना, मिट्टी की मूर्तियां बनाना महत्वपूर्ण शिल्प कला थी। स्वर्णकार चांदी, सोना और बहुमूल्य रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना जो था वो सोना और चांदी जो था अफगानिस्तान से आते थे। रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार का चाक उसमें प्रचलित था और हड़प्पाई लोगों के मृदभांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। ये मृदभांड को चिकना और चमकदार बनाते थे। ठीक है, इसलिए दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के दौरान दो भाई मदन्ना और अकन्ना निम्नलिखित में से किन राज्यों के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे? बीजापुर सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत, आजम शाही, अहमदनगर के निजाम शाही और मराठा साम्राज्य। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गोलकुंडा सल्तनत। मदन्ना और अकन्ना दोनों जो थे वो भाई थे और ये गोलकुंडा सल्तनत के अंतिम 2 दशकों में प्रमुखता से उभरे थे। उस समय गोलकुंडा का सुल्तान जो था वो था अबुल हसन कुतुब शाह था। उसने औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र राजकुमार मोहम्मद सुल्तान को निकाह के लिए अपनी पुत्री देकर 1657 में मुगलों से कह सकते हैं शांति खरीदी, मतलब कि युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। अबुल हसन कुतुब शाह जो था वो एक शिया था। उसने अपने सक्षम ब्राह्मण मंत्री मदन्ना और अकन्ना को प्रशासन का कार्य सौंपा था। मदन्ना और अकन्ना ने मराठा सम्राट शिवाजी को बीजापुर कर्नाटक में एक अभियान में मदद की थी। तो सही आंसर जो है, इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत के बारे में वर्णन करती है? ऑप्शन है द पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी, टालमी की जियोग्राफी, प्लिनी की नेचुरल्स हिस्टोरिया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या फिर एक दो तीन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक दो तीन, तीनों कथन जो हैं सही। विदेशी विवरणों को भारत में एक देसी साहित्य का अनुपूरक बनाया जा सकता है। पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री भारत आए और अपनी आंखों देखे भारत के विवरण को लिखकर छोड़ गए। ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके भारतीय कारनामों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतया यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर महान के समकालीन सैंड्रोकोट्स का नाम उल्लेख किया है और यह सिद्ध किया गया है कि यूनानी विवरण का सैंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, एक ही व्यक्ति। अगर हम प्लिनी की नेचुरल्स हिस्टोरिया की बात करें तो ईसा की पहली शताब्दी से संबंधित पुस्तक है और यह पुस्तक लैटिन भाषा में लिखी गई है और हमें यह भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार के बारे में जानकारी देती है। अगर टालमी की ज्योग्राफी की बात करें तो यह प्राचीन भूगोल और प्राचीन वाणिज्य के अध्ययन की जानकारी देती है और इनमें पहली पुस्तक जो है, मतलब कि इसकी पहली पुस्तक जो थी वो 80 ईस्वी से 115 के बीच किसी अज्ञात लेखक ने लिखी थी, क्योंकि ये दो भागों में विभक्त है। बाद में इसे टालमी की ज्योग्राफी, ठीक है, लिखी गई थी के नाम से ये पुस्तक आई थी। तो सही आंसर जो है वो 1, 2, 3 है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ध्रुपद की लोकप्रियता के लिए ग्वालियर के महाराजा मान सिंह तोमर मुख्य रूप से उत्तरदायी थे और तानसेन जो अकबर के दरबार में थे वो एक महत्वपूर्ण ध्रुपद गायक थे। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और दो। पहला और दूसरा कथन जो है सही है। ध्रुपद जो है एक प्रकार की पूजा की शैली है जिसमें गायक जो होता है ध्वनियों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता है। 14वीं शताब्दी में इसकी लोकप्रियता को बढ़ावा मिल सकता था, लेकिन 15वीं से लेकर 18वीं सदी तक इसका काफी विकास हुआ। ध्रुपद शैली के कई संरक्षक जैसे ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर थे और ध्रुपद की प्रसिद्धि के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। इसके अलावा बैजू, बच्चू और वृंदावन के साधु स्वामी हरिदास ध्रुपद गायक थे। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे जो ध्रुपद के सर्वोत्तम गायकों में से एक थे और अकबर के नवरत्नों में से एक है, इसलिए पहला और दूसरा कथन जो है सही है। संरचना की दृष्टि से बात करें तो ध्रुपद के दो भाग होते हैं, एक होता है अनिबद्ध भाग, दूसरा है संचारी। यह 4 भागों में गाया जाने वाला गीत है जिसमें स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग होते हैं। ध्रुपद की अनिवार्य विशेषता जो है वो इसकी है गंभीरता और इसकी लय जो है वो ध्रुपद इसी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह घोषणा करती है कि मोक्ष ब्रह्मांड की परमाणु प्रकृति तथा आत्मा से इसकी भिन्नता की पूरी तरह से पहचानने पर निर्भर करता है और यह अवयव को 3 तत्वों भूमि, जल और वायु में
कठोरता से वर्गीकृत करता है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला कथन जो है सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि वैशेषिक दर्शन प्रणाली है, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत के दार्शनिक कणाद कश्यप ने इसके सिद्धांतों की व्याख्या की और उन्हें ही इस दर्शन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वैशेषिक प्रणाली दुनिया की एक यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक और वस्तुनिष्ठ दर्शन है। यह दार्शनिक प्रणाली विभिन्न प्रकार की मौलिक चीजों के बीच अंतर करने, सभी अवयवों को 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और ईथर में वर्गीकृत करने का प्रयास करती है। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है गलत है और पहला कथन जो है सही है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही। जब ये जो इन 5 तत्व होते हैं, भूमि, जल, वायु, सॉरी, जो इन्हें 5 तत्व में, 3 तत्व नहीं 5 तत्व, भूमि, जल, वायु, अग्नि और ईथर, जब अणु आपस में मिलने लगते हैं तब सृष्टि की रचना होती है और जब इनका विघटन होता है तब संसार का अंत हो जाता है। वैशेषिक प्रणाली जो है पदार्थ और आत्मा को द्वैतवाद, आत्मा के द्वैतवाद को मानती है और कहती है कि मोक्ष ब्रह्मांड की परमाणु प्रकृति और आत्मा से इसकी भिन्नता को पूरी तरह से पहचानने पर निर्भर करता है। इसलिए पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संदर्भ में विचार कीजिए कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों को कर मुक्त दान देने की प्रथा प्रारंभ की और सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और उन्हें ज्यादातर सोने के सिक्के जारी किए। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और दो, दो और तीन और एक, दो, तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक और दो। मतलब पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन जो है गलत है। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो सातवाहन थे। सातवाहन और पुराणों में उल्लेखित आंध्र एक ही माने जाते थे। पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख मिलता है लेकिन सातवाहन शासन का उल्लेख नहीं मिलता है। और दूसरी ओर सातवाहन अभिलेखों में आंध्र का नाम नहीं मिलता है। कुछ पुराणों के अनुसार आंध्रों ने 300 वर्षों तक शासन किया। सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की व्यवस्था की थी। जो आबाद भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे उन्हें राजपुरुष और सैनिकों और सभी प्रकार के राजकोषीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त घोषित किया जाता था। इसलिए दान दिए गए ऐसे क्षेत्र सातवाहन साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे स्वतंत्र द्वीप जैसे बन गए थे। इसलिए पहला कथन सही है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जैसे कि हम अशोक के शासनकाल में देख चुके हैं कि हो सकता है कि कुछ सातवाहन राजाओं ने प्राकृत में भी पुस्तकें लिखी हों। गाथा सप्तशती नामक एक प्राकृत ग्रंथ का श्रेय हाल नामक सातवाहन राजा को दिया जाता है। इसलिए इसका दूसरा कथन सही है। सातवाहनों ने स्वर्ण का उपयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के जारी नहीं किए। उनके ज्यादातर सिक्के जो थे वो शीशे के सिक्के थे। उन्होंने पोटीन, तांबा और कांसे की मुद्राएं भी सातवाहन वंशों ने जारी की थी। इसलिए तीसरा कथन जो है सही नहीं है और सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? कि राजा के पास स्थायी सेना थी, समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, यज्ञ की दक्षिणा में भूमिदान की प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुई थी और देवताओं की आराधना के रूप में यज्ञ अनुष्ठान प्रमुख हो गए थे। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। मतलब पहला कथन जो है सही नहीं है, बाकी जो है वो सही है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक जनता वाली सभा समितियों का महत्व कम हो गया था और उनकी जगह पर राजकीय प्रभुत्व में वृद्धि हुई। विधत नामक संस्था पूर्णतः समाप्त हो गई।
सभा और समिति का अस्तित्व बना रहा, किंतु उनकी प्रकृति में परिवर्तन हो गया था। इन संस्थाओं में राजाओं अभिजाति वर्ग का बोलबाला हो गया। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था और कुलीन और ब्राह्मणों का महत्व ज्यादा हो गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा के पास एक स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय कबीले के जवानों को दल में भर्ती कर लिए जाते थे और कर्मकांड और अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय प्राप्त की कामना से राजा को एक ही थाली में अपने भाई बंधुओं के साथ खाना पड़ता था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है।